आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन में 20,000 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, कैबिनेट के अहम फैसले और बड़े फैसले क्या रहे आज? कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला कृषि क्षेत्र के लिए है, जहां प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर के 100 जिले की पहचान की जाएगी। हर राज्य में कम से कम 1 जिले होनी चाहिए जहां पे कृषि के लिहाज से वो जिला पिछड़ा हो, यानी कृषि पैदावार बढ़ाने की गुंजाइश तो है लेकिन कृषि की पैदावार नहीं हो पा रही है। वहां पे सरकार विशेष फोकस करेगी और अलग अलग विभागों के 36 स्कीम को वहां पे विशेष तवज्जो देकर के लागू करेगी। इसके तहत कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। वहां पे कृषि की उत्पादकता बढ़ाने वाली स्कीम पर जोर दिया जाएगा। जो फसल पैदावार होगी उसके स्टोरेज की व्यवस्था ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे किया जाएगा। किसानों को आसानी से सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके, इसकी कोशिश की जाएगी। इसके लिए स्कीम वहां पे जोर देकर लागू किया जाएगा। इस 36 स्कीम के तहत सरकार 24,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी। हालांकि बता दूं कि 24,000 करोड़ रुपए हर साल अलग से कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत जो अभी तक आवंटित है पहले से रकम, उसी रकम में से ज्यादा हिस्सा इन 100 जिलों को दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी को इस बात की छूट दी गई है कि वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एनटीपीसी रिन्यूएबल में 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश करे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह से एनसीआईएल में भी यहां पे छूट दी गई कि एनसीआईएल 7,000 करोड़ रुपए करीब अपने रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो सब्सिडरी है उसमें निवेश करे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उसके निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये 3 बड़े फैसले आज की बैठक में लिए गए। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। मेडिक्लेम पॉलिसीज वाले मरीजों से मनमाना बिल अब हॉस्पिटल्स नहीं वसूल पाएंगे। सरकार ने ज्यादा बिल वसूलने वाले हॉस्पिटल्स पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ज्यादा डिटेल्स के साथ हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या तैयारी है सरकार की? बिल्कुल, देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से अब मनमाना बिल नहीं वसूल पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। दरअसल सरकार को इस बात की लगातार शिकायत मिल रही थी कि जिन मरीजों के पास भी हेल्थ पॉलिसी होती है उनसे हॉस्पिटल्स इन्फ्लेटेड बिल यानी बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और ऐसे में मजबूरन मरीज को वही बिल क्लेम करना पड़ता है। इससे मरीजों को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी काफी नुकसान होता है। लिहाजा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर हेल्थ मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा की है और एक हेल्थ केयर रेगुलेटर बनाने की पेशकश की है ताकि पूरे देश भर में जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है उसके रेट्स को यूनिफॉर्म किया जा सके। इसमें सभी राज्यों से चर्चा की जा सकती है और चर्चा करने के बाद जो स्टैंडर्ड रेंज होगा मेडिकल प्रोसीजर का उस पर यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि अलग अलग रेट्स देखने के लिए मिले, क्योंकि सरकार भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि कोई अगर मरीज कैश में इलाज कराना जाता है तो उससे हॉस्पिटल्स अलग चार्ज करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए अलग चार्ज करते हैं और सीजीएचएस रेट अलग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रेट्स हॉस्पिटल्स कैसे चार्ज कर सकते हैं? लिहाजा हेल्थ केयर रेगुलेटर पर चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेल्थ केयर रेगुलेटर इन सभी जितनी भी एनोमलीज हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश करे। जी शुक्रिया। जून में महंगाई के आंकड़ों को देखें तो दालों और सब्जियों के दामों में कमी देखने को मिली, लेकिन खाद्य तेलों की महंगाई में डबल डिजिट की बढ़ोतरी आ गई है। त्योहारों की शुरुआत के साथ खाने के तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, क्या खाने के तेल महंगे होने वाले हैं और क्या वजह होगी इसके पीछे? हाल में ही सरकार ने इन्फ्लेशन का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक जून महीने के अंदर जो सब्जियां हैं या फिर दालें हैं उनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा खाने के तेलों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन्फ्लेशन के फिगर के अंदर जो खाद्य तेल है उनका डबल डिजिट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जून महीने के अंदर जो खाद्य तेल है उनमें 17% तक की बढ़ोतरी, 17% का कॉन्ट्रीब्यूशन खाने के तेलों का ही रहा है। और अब मैं खाकर पिछले 1 साल की बात करूं तो सरसों के तेल की कीमतों में करीब 27% की बढ़ोतरी, सूरजमुखी के तेल की कीमतों में करीबन 30% की बढ़ोतरी और पाम ऑयल की कीमत में करीबन 31% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। जून महीने में सरकार ने कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक तेलों के दामों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और जल्दी ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत भी होने वाली है, तब तेलों के दामों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और आम आदमी के लिए जो खाने का तेल है वो महंगा बना रह सकता है।
जी शुक्रिया। अब बात बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स 64 तो निफ्टी 16 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग रही। आज के कारोबार में पीएसयू बैंक, आईटी और ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। रियल्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। वहीं मेटल, फार्मा और पीएससी शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। सीएनबीसी आवास की खबर पर मोहर लग गई है। एसबीआई के बोर्ड ने क्यूआईपी को मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी के जरिए एसबीआई की करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। क्यूआईपी का इशू का फ्लोर प्राइस 811 रुपए 5 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है, ये आज यानी बुधवार से खुल गया है। ये 2017 के बाद एसबीआई का इक्विटी के जरिए पहला फंड रेजिंग है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस एसबीआई के शेयर प्राइस से 2.5% डिस्काउंट पर है। आज एसबीआई का शेयर 831 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ था। आज सुबह हमने आपको बताया था कि एसबीआई शाम को अपने क्यूआईपी इशू को मंजूरी दे सकता है। मुंबई में ओला, उबर समेत दूसरे कैब एग्रीगेटर्स के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ड्राइवर्स ने अपनी मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दिया, लेकिन इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ड्राइवरों की कमी की वजह से कैब बुक करने पर किराए बढ़ गए हैं। ज़्यादा डिटेल बता रही हैं हमारी सहयोगी रचना। अगर पिछले 24 घंटे में आपको मुंबई शहर में ओला, उबर या रैपिडो बुक करने में दिक्कत आई है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इन 24 घंटे में शुरू हो चुके हैं ड्राइवर्स की एक स्ट्राइक। कैब एग्रीगेटर्स जो कि ओला, उबर, रैपिडो हैं, उनके ड्राइवर्स एक स्ट्राइक पे जा चुके हैं और उन्होंने कल एक बैठक करते हुए आजाद मैदान में अपनी मांगे सामने रखी। अब उनकी मांगों में सबसे पहली मांग है फेयर रैशनलाइजेशन। उनको चाहिए कि उनके प्राइसेस मीटर टैक्सी के पैरिटी पर हो और ना कि बहुत ज्यादा या बहुत कम हो। उसके अलावा उनको चाहिए क्लैरिटी इंश्योरेंस पे। अब हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1 जुलाई को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस इशू हुई थी MORTH से, जिसमें इंश्योरेंस का मेंशन किया गया था। उसमें कहा गया था कि एग्रीगेटर्स यानी ये जो कंपनियां हैं ओला, उबर और रैपिडो, इन्हें इंश्योरेंस देना होगा अपने ड्राइवर्स को। अभी इंश्योरेंस कैसे होगा, कब आएगा और कैसे उसको अवेल किया जाएगा, ये क्लैरिटी मांगते हुए ही ड्राइवर्स ने ये स्ट्राइक शुरू की है। उसके अलावा उनको चाहिए अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महाराष्ट्र गिग वर्कर्स एक्ट, जिसके तहत गिग वर्कर्स को लेबर लॉस के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके अलावा उनको चाहिए एक्टिवेशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड, जो कि फिर से MVA गाइडलाइंस में मेंशन किया गया था और उनको उसी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये स्ट्राइक शुरू की गई है। अब हमने कल से देखा है कि मुंबई का यातायात ठप तो नहीं पड़ा है, क्योंकि काली पीली टैक्सीज तो वैसे ही चल रही है और ओला, उबर में आपको दिक्कत जरूर आ रही है, बट वो बिल्कुल ठप नहीं हुए हैं। 10 या 12 मिनट के वेट के बाद कैब आ ही जा रहा है, या अगर जल्दी भी आ रहा है तो उसके प्राइसेस काफी आगे हैं। तो हम बने रहेंगे, देखेंगे कि कहाँ जाती है ये ड्राइवर्स की स्ट्राइक। उनकी मांगों में एक मांग ये भी है कि बाइक टैक्सीज पे बैन हो जाना चाहिए, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र में अप्रूव हुई थी। अब MVA गाइडलाइंस भी पहली बार था जब MORTH रिकॉग्नाइज कर रही थी बाइक टैक्सीज को, बट ये ड्राइवर्स का कहना है कि उनको बाइक टैक्सी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है व्हाइट प्लेट वाली बाइक टैक्सी से, जो कि इलीगल है। तो ये मांगे सामने रखी है ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर्स ने। कल मुंबई के BKC में टेस्ला ने अपना एक्सपीरियंस सेंटर खोला था। आज मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधानसभा भवन के बाहर टेस्ला का टेस्ट ड्राइव किया। खुद एकनाथ शिंदे कार की ड्राइविंग सीट पर थे। इस दौरान उन्होंने कार के फीचर्स और पर्यावरण के प्रति इसके योगदान की जमकर तारीफ भी की। टेस्ला का शोरूम हिंदुस्तान में पहली बार खुला है और ये शोरूम मुंबई में है और कल ही इस शोरूम का उद्घाटन हुआ था। और आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर आप देख सकते हैं जो टेस्ला कार भारत में लॉन्च हुई है उसको खुद ड्राइव कर रहे हैं। और जिस तरीके से बताया कि जो वो फर्स्ट टाइम टेस्ला कार को ड्राइव कर रहे हैं और ये जो ड्राइव सेशन है वो महाराष्ट्र के जो विधानसभा जो भवन है उसके बाहर का है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसके साथ एक ट्रिप या एक राउंड यहाँ से करते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे और साथ में जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक भी बैठे हुए हैं और पूरी गाड़ी को वो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे के साथ साथ जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं।
देश भर में पुलों और खराब सड़कों के कारण हुए हादसों को लेकर पीएमओ एक्शन मोड में है। पीएमओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी मंत्रालयों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और निर्माण कार्यों की क्वालिटी पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। रोहन, ढहते पुलों और खराब सड़कों पर पीएमओ सख्त दिख रहा है, अब क्या एक्शन लेने की तैयारी है? जी, पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कंस्ट्रक्शन की खराब क्वालिटी की वजह से हुई हैं। अगर देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, गुजरात में गंभीरा में पुल हादसा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। पुणे में जो कुंदमाला का पुल हादसा हुआ उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। NH 66 की घटना है जहां निर्माणाधीन स्थल पर ही दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के पलावा ब्रिज की घटना, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह से जो लोग सोशल मीडिया पे फुटेज डाल रहे हैं, इन सब से काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी कंसर्न है प्रधानमंत्री कार्यालय। और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय हैं उनको समन किया गया, उनको जो है उनके साथ एक बैठक की गई है प्रधानमंत्री कार्यालय की। और ख़ासतौर पर इसका जो फोकस था वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बढ़ाने के ऊपर था। वो तमाम मंत्रालय जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, रेल, रोड और एविएशन, इन सभी मंत्रालयों के साथ बैठक की गई और कहा गया कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को सुधारने पर खास तौर पे ध्यान दी जाए। हर मंत्रालय को कहा गया कि एक क्वालिटी की रिपोर्ट वो दें। साथ ही ये भी कहा गया कि सिर्फ स्पीड पर ध्यान ना दे बल्कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। मॉनसून का समय चल रहा है तो इस पर खासन तौर पर एहतियातन जो है बरतने के लिए कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि पीरियोडिक रिपोर्ट दी जाए कि आप क्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं। इसमें अगर हम सड़क मंत्रालय की बात करें तो वहां से जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में क्वालिटी को लेकर और अधिक गाइडलाइंस आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्वालिटी पे और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भूमिका को और ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। तो अगले कुछ दिनों में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिसमें जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पर फोकस किया जाएगा। जी, शुक्रिया रोहन। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का जीएसटी गलत तरीके से वसूला गया है तो आप जीएसटी विभाग के डायरेक्टर जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज के ग्रीवांस सेल में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ छोटी से बड़ी रकम की संदिग्ध वसूली की जांच की जाती है। क्या है जीएसटी विभाग का ग्रीवांस सेल और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर DGTS के प्रिंसिपल एडिशनल DG सुमित कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सुमित कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, खासकर अभी तक जो डिस्कशन में आया है कि 2 ऐसे सेक्टर है, रियल एस्टेट और डॉक्टर्स, तो यहाँ पर किस तरह की इश्यू अगर आती है तो कंज्यूमर आपके पास आ सकता है और आप लोग इस पर क्या करेंगे? खाली इन दोनों सेक्टर ने, किसी भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर, कहीं भी अगर आपसे जीएसटी लिया जाता है और आपको शक होता है कि ये आपसे नहीं लिया जाए और आपको ऐसा कोई भी इशू है तो उसमें 2 काम हम कर सकते हैं। एक, अगर कॉन्क्रीट ग्रीवांस है हमें बताइए, कॉन्फिडेंशियली बताइए, डिटेल के साथ बताइए, हम उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक है जनरल एजुकेशन का, हम जानना चाहते हैं हमारे साथ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए हम प्रोग्राम करेंगे, आपसे हम बातचीत करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे और वो उसका हम करेंगे। उसी तरह अगर कोई भी सेक्टोरल कोई एसोसिएशन है, कोई ट्रेड बॉडी है, वो चाहता है हमसे बातचीत करना, आप हमारे पास आइए, हम आपके लिए फिजिकली, हाइब्रिड मोड में, वेबिनार मोड में, जिस मोड में आप चाहिएगा। अगर जैसे आप स्टेट वाइड हैं, पूरे गुजरात में हैं, तो फिजिकली कोई आ नहीं सकता, हम नहीं चाहते हैं आप काम छोड़ के आप यहाँ पर आके समय बर्बाद कीजिए। तो आप अपने घर में बैठिए और हमको बताइए, हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के रेरा को, गुजरात के रेरा को, उनके पास हम जाएंगे, उनको बोलेंगे आप हमारे साथ बैठ के, हम लोग, सरकार साइलो में नहीं काम करती है। पब्लिक के लिए, टैक्स पेयर के लिए, पोटेंशियल टैक्स पेयर के लिए सरकार है, भारत सरकार है, गुजरात सरकार है, कोई उसमें साइलो नहीं है। हम साइलो की तरह ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। वित्त मंत्री का आदेश है कि भाई साहब आप लोग सबको मिला के काम कीजिए। तो आप हमारे पास लोग आएंगे, पूछेंगे ये हमारा पहले हम प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो उनके जो भी अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, CA हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके साथ वो आए, हमको बताएं ये प्रॉब्लम है, उसको हम एनालाइज करके फिर अगर ग्रीवांस होगा तो ग्रीवांस डील करेंगे, एजुकेशन का डिमांड होगा तो वो करेंगे, सजेशन होगा तो एग्जामिन करके हम भेजेंगे, जो भी उनका इशू है उसको हम लोग करेंगे। भारत चीन में रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं और इसीलिए शी जिनपिंग और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई है। वहीं शंघाई SCO समिट में जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार भी किया, लेकिन विपक्ष सरकार पर अब सवाल कर रहा है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं चर्चा। चीन का भरोसा, मौका युद्धों का। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें आपके लिए। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़े बदलाव किए हैं। अब इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण जोड़े गए हैं। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे को तोड़ने वाला बताया गया है। किताब के अंत में एक नोट भी जोड़ा गया है जिसमें लिखा है कि पिछली घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हालांकि 8वीं क्लास की किताबों में बदलाव पर एनसीईआरटी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब गीता का पाठ होगा। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को गीता का ज्ञान देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 6 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की मीटिंग में ये निर्देश दिए थे कि स्कूलों में श्रीमद् भागवत को शामिल किया जाए, जिस पर काम करते हुए शिक्षा विभाग ने मंगलवार से प्रार्थना सभा में इसे इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए। स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता के अंश पढ़ाने की तैयारी है। स्टूडेंट्स और टीचर भी इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और यहां तक कह दिया कि इसीलिए मदरसों में संस्कृत शामिल करने जा रहे हैं क्योंकि अपने पूर्वजों को जानना सभी के लिए जरूरी है। एनईपी के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से अब छात्र रूबरू हो रहे हैं और स्कूलों में प्राइमरी लेवल से दी जाने वाली इस शिक्षा को शिक्षाविद मानते हैं कि इसके दूरगामी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों पर भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो मैदानी इलाकों में भी बारिश से जल प्रलय जैसी स्थिति दिखने लगी है। यूपी से लेकर एमपी, बिहार, झारखंड और देहरादून तक नदियां अपने रौद्र रूप में दिख रही हैं। नदी किनारे के इलाके डूब गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार है। बादलों के गुस्से का शिकार हिंदुस्तान के कई प्रदेश बन चुके हैं। चारों तरफ जल प्रहार ही नजर आने लगा है। क्या यूपी, क्या एमपी, क्या बिहार और क्या झारखंड, हर जगह बाढ़ का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां वेन गंगा नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक तेज बहाव में बहता चला गया। एसडीआरएफ की टीम ने पहले नाव के जरिए बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव से ये प्रयास फेल हो गया। फिर युवक के पास रस्सी में बांधकर ट्यूब भेजा गया। फिर रस्सी और ट्यूब के सहारे इस युवक को नदी से निकाला गया। बाढ़ के रौद्र रूप के बीच एसडीआरएफ के रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां सेलाकुई इलाके में एक बरसाती नाले में फंसे 3 युवकों को सुरक्षित निकाला गया। बरसाती नाले में 3 युवक अचानक पानी बढ़ने के कारण फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के वाराणसी में गंगा किनारे के लोगों की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। लगभग खतरे के निशान तक पहुंची गंगा नदी के पानी से किनारे के इलाके डूबे नजर आए। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गंगा नदी के पानी में प्रसिद्ध लेटी हनुमान जी का मंदिर डूब गया। उधर झारखंड के साहिबगंज में तालझारी इलाका भारी बारिश की वजह से डूबा नजर आया। यहाँ के एक पुराने शिव मंदिर में पानी भर गया। देश में भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को हिंदी समेत 17 भाषाएं आती थी। आज हम ये बोलते हैं कि हिंदी क्यों सीखें।
Now we are all talking. Why should you learn Hindi? Not only he learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो मामले में चल रहा ट्रायल प्रभावित हो सकता है, जिससे बड़ा नुकसान होगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ निर्माता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ये फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज और अतारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर हत्या कर दी थी। इजराइल ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की सेना आईडीएफ ने आज सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के एंट्री गेट पर हमला किया। सोमवार से ही इजराइल सीरिया की इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार की सेना को निशाना बना रहा है। सीरिया के दक्षिणी शहर अस्वेदा में स्थानीय सुरक्षा बलों और ड्रूज समुदाय के लड़ाकों के बीच झड़प के बाद इजराइल ने सीरियाई बलों को निशाना बनाना शुरू किया है। इजराइल का कहना है कि वो ड्रूज अल्पसंख्यकों को स्थानीय सैनिकों के हमले से बचाने के लिए हमले कर रहा है। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए है कल का बाजार। नमस्कार।